फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हूं एक नई सीरीज के साथ और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नीट 2019 के पेपर्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस गाइस। तो ध्यान देंगे, आपका पहला क्वेश्चन है फॉर अ केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3। द करेक्ट ऑप्शन इज गाइस, ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है। इसमें आपको रेट लिखना है। यू वेरी वेल नो रेट इज इक्वल टू, अगर हमें इसका रेट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू dN2/dt। यू नो हियर माइनस साइन भी टेक्स प्लेस। यहां पर माइनस साइन लगाएंगे। पता है ना आपको इसका रीजन क्या है? बिकॉज कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। क्लियर? तो आपने सारी बातें यहां पर नोट कर ली हैं और अब हमें चेक करना है अपना आंसर। केवल और केवल 30 से 40 सेकंड लगेंगे और आंसर आपके सामने होगा। देखिएगा, पहले में लिखा है dN2/dt इज इक्वल टू 2। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत। ऑप्शन नंबर 2 देख रहे होंगे आप लोग, dN2/dt हाफ dNH3dt, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। तो क्लियर हुआ ना आपको? तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर है बी। ओके, तो गाइस अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स अमंग द फॉलोइंग इज। ये क्वेश्चन जो बेटा ये बायोमोलिक्यूल से है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको हर बार ये दिक्कत आएगी। मैं आपके सामने एक ट्रिक दे रहा हूं आपको बढ़िया सी एक, बस आप उस ट्रिक को समझिएगा और उस ट्रिक को समझते ही क्लियर होगा कि कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है और कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ओके, देखिएगा, आई लव वेरी मच, I love very much, I love very much Lucy। लूसी मेरी एक कैट है जिसको बहुत प्यार करता हूं। I love very much Lucy। प्लीज हेल्प मी आर्जिनीन, प्लीज हेल्प मी आर्जिनीन। ओके, आई लव वेरी मच लूसी, प्लीज हेल्प मी आर्जिनीन। ये बेटा किसके लिए है? ये है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए, इसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए। ओके, तो यहां पर आई फॉर क्या है? आई फॉर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल फॉर लाइसिन, V for valine, M for methionine, L for leucine, phenylalanine, histidine। ओके, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, पहला है आइसोल्यूसिन, फिर उसके बाद से लाइसिन, फिर वेलिन, फिर मिथियोनिन, फिर उसके बाद से वेलिन हो गया, फिर उसके बाद से ल्यूसिन। प्लीज ट्राई टू हेल्प आर्जिनिन, प्लीज यहां थोड़ा लिख लीजिए, ट्राई टू हेल्प आर्जिनिन, ट्राई टू और प्लीज ट्राई टू हेल्प आर्जिनिन। ओके, ट्राई फॉर ट्रिप्टोफन, okay, and 2 for threonine, tryptophan, threonine, help for histidine and help मी छोड़िए, डायरेक्ट कर लीजिए हेल्प आर्जिनिन। प्लीज ट्राई टू हेल्प आर्जिनिन। और आर्जिनिन यू नो, आर्जिनिन बेटे इसको हम लोग सेमी इसेंशियल भी कहते हैं, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके गाइस, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं बड़े अच्छे से, और अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो 100% आपका क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। क्लियर? एक बार फिर देखिएगा, ये ट्रिक है एसेंशियल अमीनो एसिड की। मैंने बोला है आई लव यू लूसी, आई लव वेरी मच लूसी। ओके, आई फॉर isoleucine, L for lysine, V for valine,
much for methionine. Lu, Lucy means leucine. Okay, similarly please help tritroarginine. Please help tritroarginine. Please try to help arginine. यहाँ से करिए, please try to help arginine. Okay, please means phenylalanine, try for tryptophan, 2 for threonine, help for histidine और arginine you know very well. Okay, मुझे लगता है अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रही होगी। पता बेटा याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर मेरे साथ देख लीजिएगा, आपको 100% लर्न हो जाएगा। I love you, I love very much Lucy. मुंह से यूं निकल जाता है, है ना, कॉमन वर्ड है ना। I love very much Lucy. I means isoleucine, love for lysine, V for valine, much for methionine और Lucy for leucine. Please try to help arginine. Please try to help arginine. Please मतलब phenyl aniline. Okay. Try tryptophan, 2 threonine and help histidine or arginine you know very well. And arginine is also known as semi-essential amino acid. Semi-essential amino acid. तो अब आप इसमें चेक करिए जरा, इसका आंसर क्या सही होगा। देखिए क्या इसमें ल्यूसीन है? यस ल्यूसीन है। क्या इसमें एलेनिन है? एलेनिन नहीं है। इसलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? इसका बी ऑप्शन सही है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। क्लियर है ना? अब लाइसिन इसमें है, ये है, वैलिन इसमें है, ये है। क्लियर है ना? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो गाइस जो हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3, वो आपसे कह रहा है फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल सोल्यूशन होते क्या है। मुझे लगता है सभी को पता होगा। आइडियल सोल्यूशंस आर दो सोल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जिनमें वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट्स के हैं अगर उनका सम करें वो टोटल के बराबर हो जाए तो बेटा इसे हम लोग कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। ओके, तो कुछ इसको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं फॉलो करते हैं। क्लियर? तो कुछ क्यों नहीं फॉलो करते हैं? बिकॉज उनके जो वेपर प्रेशर का सम होता है कंपोनेंट्स का मिक्सिंग करने के बाद वो उनके बराबर नहीं आता, तो उसको फॉलो नहीं करते, उन्हें नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। फाइनली यहाँ पर बात करनी है आइडियल सोल्यूशन की। ओके, तो हम लिख सकते हैं P total is equal to P1 plus P2 plus total। मतलब कोई भी ना इंटरेक्शन होना चाहिए, ना कोई अट्रैक्शन होना चाहिए, ना कोई बॉन्ड होना चाहिए इसके बीच में, दोनों मिक्सिंग सोल्यूशन के बीच में। अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो फिर वो आइडियल नहीं रहेंगे। क्लियर? तो देखिए उसमें क्या क्या जीरो होता है, आपने पढ़ रखा है। डेल्टा V इज इक्वल टू 0, मिक्सिंग वॉल्यूम 0 होना चाहिए। दोनों को मिक्स करिएगा और उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है ना? डेल्टा H इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्लियर? चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होनी चाहिए आफ्टर द मिक्सिंग। न हीट प्रोड्यूस हो और न हीट की रिक्वायरमेंट हो तो सोल्यूशन वो आइडियल होगा। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अगर मैंने डेल्टा जी की बात करें, यू नो वेरी वेल, ये एक प्रोसेस हो रहा है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो इसमें डेल्टा जी ऑलवेज डिक्रीज। तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। और दूसरी बात डेल्टा एस मतलब कि जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं आपस में, सॉल्यूशन आइडियल है, इसका मतलब जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं उसमें जो उनके बीच में जो पर्टिकुलर जगह होगी वो बढ़ रही होगी, जो उनका रेंडमनेस होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन की कंडीशंस पर। ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिफाइन करता है मतलब कंडीशंस पर। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन डेल्टा बी इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल गलत ऑप्शन, ये करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन सही है, डेल्टा मिक्सचर इज एच इक्वल टू 0, एंथैल्पी चेंज 0 होगी, न तो हीट रिक्वायर होगी और न हीट रिलीज होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जी मस्ट भी निगेटिव होगी तभी दोनों आपस में मिक्स हो पाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे और सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो पाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये भी गलत है, ये तो याद है पॉजिटिव या फिर निगेटिव। क्लियर और नॉट? तो फाइनली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये है केमिकल बॉन्डिंग से, और आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग से जो भी क्वेश्चन आता है काफ़ी कंसेप्चुअल होता है ना? तो समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को एक बार। बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका वो आपसे कह रहा है द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ट्यूब। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परमैग्नेट और मैग्नेट आयन का फॉर्मूला क्या है। गाइस
हम लोग पोटेशियम मैग्नेट बहुत पढ़ते हैं। पोटेटो K2MnO4, ओके, यानी इसको कह सकते हैं MnO4-2। ऐसे बच्चों जो हमारा मैग्नेट आयन है वो क्या है, वो है आपका KMnO4, ओके, तो इसको हम लोग कह सकते हैं MnO4-। तो ये आपका मैग्नेट है और ये परमैग्नेट, ये आपका परमैग्नेट और ये आपका मैग्नेट, ओके, परमैग्नेट और मैग्नेट। अब देखिए, वैसे तो अगर आप बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का या पाई ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मस्ट रिमेंबर दैट, पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं होता है। किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन केवल दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक सिग्मा बॉन्ड पर और दूसरा रिमेनिंग लोन पेयर्स पर सेंट्रल एटम के। इसमें पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंसेप्चुअल वो पूछना चाह रहा है आपसे, टेट्राहेड्रल क्यों है, वो आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको ऑर्बिटल्स की नॉलेज है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की नॉलेज है। जरा देखिए पहला ऑप्शन, क्या देयर इज नो पाई बॉन्डिंग। अरे बड़ी सिंपल बात है यार, हम MnO4 की पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। Mn डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो नेगेटिव, सिंगल बॉन्डो नेगेटिव, ओके। ऐसे ही हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं दूसरे वाले की, तो Mn डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। देखिएगा आपको इन दोनों में पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन पूरी तरीके से क्या हुआ, गलत। कह रहा है पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स फॉर p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, सही है, एंड p ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, यू नो वेरी वेल, मैग्नीज किस ब्लॉक का एलिमेंट है, d ब्लॉक का एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन 3d5-4s2, d ऑर्बिटल वैकेंट है, यानी हमेशा किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन भी आपका बेटा कैसा है, गलत है। देखिए पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, अरे यार ऑक्सीजन में तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है वैकेंट, तो इन्वॉल्वमेंट हो कैसे जाएगा, तो डी ऑप्शन बेटा आपका क्या है, गलत है। लेकिन जब आप डी ऑप्शन को पढ़ते हैं तो डी ऑप्शन क्लियर नजर आता है, साफ साफ कह रहा है पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, रियली p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई, इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, ओके। सो इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन। ए गलत, बी गलत, सी गलत। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए और उसके बाद उनके आंसर दीजिए, ओके स्टूडेंट्स। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच विल मेक बेसिक बफर, ओके। आप सभी जानते हैं बफर सॉल्यूशन होते क्या है। बफर सॉल्यूशन मेंटेन इट्स पीएच, जो अपना पीएच मेंटेन कर सके आफ्टर एडिंग small amount of acid and base। अगर आप जो थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिला देते हैं तो उसका बफर, उसका जो पीएच है वो मेंटेन बना रहे, तो उसे हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बेसिकली बच्चे बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा स्टूडेंट्स होता है क्या, दूसरा आपका होता है बेसिक बफर, ओके। एसिडिक बफर और बेसिक बफर, देखिएगा एसिडिक बफर का मतलब है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि अगर हम CH3COOH को NOH के साथ मिलाते हैं और तब अगर हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो CH3COONA होता है, क्लियर और नॉट। तो इस तरह बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक बफर, ओके। नाउ अगर नीचे वाले की बात करें तो यहां पर क्या बोलेंगे बेसिक बफर में, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद, बताइए किसके साथ होना चाहिए, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। यहां पर WaSb और यहां पर WbSb, ओके।
डब्ल्यू ए, यहाँ पर डब्ल्यू ही आना है, एसिड के लिए ए कर लो, डब्ल्यू ए और आगे एसिड। क्लियर है ना? यहाँ पर ऐसे क्या करना है, डब्ल्यू बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा एसिड। देखिए यहाँ देखिए, आपको एसिड ऊपर जानना है ना, तो डब्ल्यू कॉमन रखो, तो डब्ल्यू ए कर लोगे तो यहाँ एस बी हो जाएगा। समझ गए ना? ऐसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, बेसिक बफर जानना है तो क्या करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कर लेंगे, डब्ल्यू तो कॉमन है, बेसिक से बी आ जाएगा और यहाँ पर एस ए हो जाएगा आपका। क्लियर गाइस? अब देखिए, अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन की ओर। जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो आपका पहला ऑप्शन है, वो आपसे कह रहा है 100 ml of 0.1 m CH3COOH और 100 ml of 0.1 m NaOH। ओके, हमारा क्वेश्चन कहता है कि बेसिक बफर होने के लिए वीक बेस होना चाहिए। बताइए क्या इसमें वीक बेस है? इसमें वीक बेस नहीं है। इसमें वीक बेस नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है, हार्डनेस कराएंगे, वीक बेस नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है। यानी पहला ऑप्शन कैसा है, इनकरेक्ट। ओके, मैं दूसरे ऑप्शन की ओर चल रहा हूं। इसमें हमारे पास वीक बेस है तो इसमें हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आफ्टर सम टाइम। ओके, ये ऑप्शन में भी करेक्ट हो सकता है। सी ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है हमको। क्लियर? दूसरे में भी आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है। क्लियर? तो आपके तीनों ऑप्शन कैसे हो गए, गलत हो गए। क्लियर है ना? और आपका ऑप्शन सही कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट। सर रीजन ये है कि जब आप इन दोनों को देख रहे हैं, इसमें वीक बेस प्रेजेंट है, यानी कि जब आप HCl और NH4OH को मिलाएंगे तो व्हाट विल यू गेट, आप पा जाएंगे NH4Cl। क्लियर? NH4Cl। देखिए HCl के मिलीमोल कितने हैं, 10 मिलीमोल, इसके 10 मिलीमोल हैं। NH4OH के मिलीमोल कितने हैं, NH4OH के कितने बेटा, 20 मिलीमोल है। क्लियर? 20 मिलीमोल प्लस वाटर 20 मिलीमोल। बताइए यहाँ पर कितने बच जाएंगे, ये 10 मिलीमोल्स बच जाएंगे। और जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा NH4OH प्लस HCl। बताइए क्या ये आपका कैसा बेस बन रहा है, बेसिक बफर बन रहा है, नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो ऑप्शन ए भी गलत, क्योंकि इसमें प्रेजेंट हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन सी भी गलत, इसमें फिर प्रेजेंट हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। और ऑप्शन डी भी गलत, इसमें फिर प्रेजेंट हो गया क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अप्रोच होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। क्लियर? तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन आनी चाहिए। 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, तो बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा मैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एमो कैटालिस्ट, iron ammo catalyst gives 2NH3 gas, 2NH3 gas। ओके, तो अब वो आपसे कह रहा है कि 20 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाना है आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, तो देखिएगा आप 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को बना पाते हैं। अब आंसर आपके सामने है यार, कुछ सोचना है क्या? जब 3 मोल्स हाइड्रोजन को 2 मोल्स अमोनिया बनते हैं, तो बताइए 20 मोल अमोनिया के लिए कितना चाहिए, 30 चाहिए। 20 मोल अमोनिया कितना चाहिए, 30 चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए गलत, सी गलत, डी गलत। ओके, मुझे लग रहा है आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी केमिकल बॉन्डिंग से ही है और ये बिलोंग कर रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा, वास्तविकता में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी सारे कंसेप्ट को कंटेन करते हुए है। बहुत पे अटेंशन करिए, समझिए इसको ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन N2 दिया है, देखते हैं। चलिए N2, सबसे पहले हमें इसका MOT कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। लिखते देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2px2। ओके, काउंट करिए कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। क्लियर?
और अगला हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz2। देखिए हमें देखने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जानते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए इसमें टू ऑर्बिट जो सेकेंड ऑर्बिटल है वो हमारा कैसा है बेटा, वो है हमारा बैलेंस ऑर्बिटल। ओके, तो देखिएगा बेटा कि यहाँ पर एस इन्वॉल्व हो रहा है, सबको पता है एस क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है, बताइए बनाता है नहीं बनाता है, एस ऑर्बिटल क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। ऐसे यहाँ पर बेटे पी ऑर्बिटल ये क्या बना देगा, ये आपके पाई बॉन्ड बना देगा। क्लियर है ना, ये सिग्मा ही बना सकता है, पाई बना सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों बॉन्ड बनेंगे और होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन। इज इट क्लियर और नॉट? तो पहला ऑप्शन तो गलत है, इसमें सिग्मा भी बनेगा और पाई भी बनेगा। क्लियर और नॉट? बात समझ में आई आपके या नहीं आई? और हम कहें तो इसको भी इन्वॉल्व ना करें, अगर पाई टू पी एक्स पाई स्टार टू पी जेड से कर ले तब भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना, पहली बात। दूसरी बात देखिएगा आप C2 को देखते चलिए, सिग्मा 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2p/2, पाई स्टार 2p/2। देखिएगा पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2p/2। ये देखिए आपका बैलेंस ऑर्बिटल है। क्लियर है ना? अब ये आपका अगर बैलेंस ऑर्बिटल है 2px2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2p/2, बेटा यहाँ पर केवल पी ऑर्बिटल क्या करेगा, पाई बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा, पाई बॉन्डिंग। यहाँ पर कोई भी सिग्मा बॉन्डिंग नहीं होगी। बेटा ये ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है। चलिए मैं और से भी कंपेयर कराता हूँ। देखिए C2 के बाद Ve2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। लिख लेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसमें देखिए सिग्मा केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड मिलेगा आपको। क्लियर है ना? ऐसे ही सिमिलरली O2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और उसका सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2p/2। और उसके बाद से हो जाएगा क्या, उसके बाद से पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2p/2, पाई 2p/2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2p/2, पाई 2px2 पाई 2p/2 और हो जाएगा पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2p/1। क्लियर? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैलेंस ऑर्बिटल तो ये है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर बाई जब आपस में मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पर क्या बनाएगा बेटा, पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p/2। ओके, तो यहाँ पर बेटा ये क्या बनाएगा बताइए, यहाँ पर ये बनाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों। यहाँ पर ये बेटा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ये बनाएगा केवल और केवल क्या, पाई बॉन्ड। और बेटा ये दोनों बनाएगा क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लर्न होना चाहिए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2p/2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2p/2। क्लियर है ना? और उसके बाद सिग्मा 2pz है ना, वो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा इन दोनों से। तो बेटा अगर हमको ये याद है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा यहाँ से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मैं आपको बड़ी अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर की देख लीजिएगा 1 मिनट के अंदर। अगर किसी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। क्लियर? अगर ये यहाँ से नीचे जाता है 1 घटता है या 1 बढ़ता है, 1 इंक्रीज होता है, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है या 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप बेटे इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे। 0.5 इंटू 1, 0.5, एक इलेक्ट्रॉन के घटने पर 0.5 माइनस करेंगे। जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या बताएगी, वो बताएगी आपको बॉन्ड ऑर्डर। क्या बताएगी, बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो अगर आपसे यहाँ पर देखा जाए N2 का बॉन्ड ऑर्डर तो आप तुरंत बता देंगे कितना होगा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 3, कितना हो जाएगा
3। अगर आपसे C2 का पूछा जाए 12 है, 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है तो यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 कम हो जाएगा। बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, VE2 8 है। देखिए यहाँ पर कितना है 14, 6 कम होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, बॉन्ड ऑर्डर 0 मींस नो बॉन्ड बिटवीन फॉर्म बिटवीन देम। ओके, सिमिलरली अगर O2 की बात करें तो O2 कितना है आपका, O2 आपका है कितना, O2 है आपका 16, तो 16 यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्या हो जाएगा 2। आप बॉन्ड ऑर्डर से मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं, आप बॉन्ड ऑर्डर से मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकते हैं। जिनके बॉन्ड ऑर्डर कैसे आते हैं, जिनके बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर्स में होते हैं 3, 2, 1 इस तरह से होते हैं, वो सब डायामैग्नेटिक होते हैं, सब डायामैग्नेटिक एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट O2, एक्सेप्ट O2 को। O2 अकेला पैरामैग्नेटिक नेचर है। आप पूछेंगे सर क्यों, बिकॉज आप देख रहे हैं इसके जो आटोमोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और वो भी कैसे अनपेयर्ड है, तो ये पास बुलाता है, पास आओ अट्रैक्ट होता है। क्लियर है ना, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा, ट्रिक्स से आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, आपको मैग्नेटिक बिहेवियर समझ में आ गया होगा और आपको इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया होगा। क्लियर है या नहीं, बात समझे या नहीं समझे। देखिए ध्यान समझिए मेरी बात को, अगर यहाँ लिखा होता है N2 नाइट्रोजन होता तो आप क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p 2p3। बताइए अकेला यहाँ पर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर यहाँ पर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है तो यानी इसका मतलब यहाँ पर भी p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, इज इट राइट और रॉन्ग, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सर यहाँ पर p भी हो रहा है और सिग्मा भी हो रहा है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है और पाई बॉन्ड भी बन रहा है, लेकिन यहाँ केवल और केवल पाई बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है ना, और यहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों बन रहे हैं, तो पाई ऑर्बिटल किसके पास होगा, C2 के पास होगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग भी अपना टिक लगाया करिए, जब तक मैं सॉल्व करता हूँ अपना दिमाग लगाया करिए आप लोग भी। अगर आपका आंसर सही हो तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, अगर नहीं सही है तो उसको समझने का प्रयास करिए। जरा देखिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को। बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर। देखिए एनसीईआरटी में हमें 2 पॉलीमर मेन दिए गए, एक दिया गया PHBB और एक दिया बच्चों नायलॉन टो नायलॉन 6, ये 2 पॉलीमर दिए गए हैं। क्लियर, तो ऑप्शन तो पता चली गया आपको ये है, लेकिन उससे पहले आपको जिसके बारे में भी जानना। बेटा ये जो बना होता है वो किससे बना होता है, ये बना होता है ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन होता है आपका CH2 COOH और NH2। ओके, और यहां पर प्लस कैप्रोइक एसिड NH2 CH2 होल 5 COOH। देखिए पॉलीअमाइड है, दिस इज द पॉलीअमाइड, ये पॉलीअमाइड है। ओके, क्या है ये आपका पॉलीअमाइड है। ओके, नायलॉन 6 आपका क्या होता है, ये आपका कैप्रोलैक्टम, ये आपका कैप्रोलैक्टम के मोनोमर से मिलकर बनता है कैप्रोलैक्टम। ये होता है आपकी स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है इसकी COONH सिंगल बॉन्ड CH2 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 1 2 3 4 5 6, ये कैप्रोलैक्टम। ब्यूनास 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरीन। नायलॉन 6,6। क्लियर, नायलॉन 6,6। बताइए नायलॉन 6,6 किसके मिलकर बनता है, नायलॉन 6,6 मिलकर बनता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन। डाइअमाइन पढ़ा होगा आपने 12th में। एडिपिक एसिड होता है आपका CH2 होल 4 COOH 6 कार्बन का एडिपिक एसिड प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल 6 NH2। तो ये आपके मैंने सारे मोनोमर लिख दिए जो इस पेपर में आए हुए थे, ये सब आपके सिंथेटिक है, लेकिन ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसको बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, इसको बैक्टीरिया डिग्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8।